हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता। आज है सेंटर ऑफ मास की सेकंड क्लास। ओके, इन द फर्स्ट क्लास मैंने आपको बस एक ही फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था, एक ही फॉर्मूले का यूज करके दिखाया था। दैट वाज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे निकाल सकते हैं? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स के मास का उनकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। डिवाइड बाई क्या करना है? m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है तो आप वेक्टर्स को भी यूज कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप सेम फॉर्मूला सिर्फ x कोऑर्डिनेट के साथ यूज कर सकते हो। m1 x1 प्लस m2 x2 डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और आगे जितने भी हैं। या फिर यही फॉर्मूला आप y कोऑर्डिनेट के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट चाहिए तो m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सीखा था हमने जब मासेस अलग अलग रखे हुए थे, m1 एक जगह, m2 एक जगह, m3 एक जगह। आज की क्लास में हम कंटिन्यूस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास देखना सीखेंगे। कंटिन्यूस बॉडीज क्या होते हैं? कंटिन्यूस बॉडी जिसमें अलग अलग जगह पर मासेस नहीं रखे हुए हैं, m1 यहाँ, m2 यहाँ, m3 यहाँ, ये होते हैं बच्चों डिस्क्रीट मासेस। क्या होते हैं? डिस्क्रीट सिस्टम। ओके, डिस्क्रीट मतलब मासेस अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। फिर आप उनका सेंटर ऑफ मास ढूंढने की कोशिश करते हो। और आज हमको सीखना है कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशंस भी बोल सकते हैं। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब मैं बोलूं कि मास जो है वो इस तरह से एक रॉड पे रखा हुआ है, पूरे रॉड का मास है कैपिटल M और लेंथ है L, और अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास सबको पता है कि सर अगर रॉड की डेंसिटी सब जगह पर सेम है, मटेरियल सब जगह पर सेम है, थिकनेस सब जगह सेम है, तो सेंटर ऑफ मास एकदम मिड में होगा। तो आज हमें इसकी बात करनी है कि रॉड के लिए चलो हमको याद रहता है मिड में है, और कौन कौन सी ज्योमेट्रीज हैं जिनके लिए हम बिना कैलकुलेशन के अंदाजा लगा सकते हैं अपने कॉमन सेंस से कि सेंटर ऑफ मास मिड में है। और एक चीज कि ये रॉड का सेंटर ऑफ मास अगर कभी प्रूव करना पड़ गया कि ये मिड पॉइंट पर है तो कैसे प्रूव करोगे? तो आज दो चीजें देखनी है कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में किस टाइप की बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हमको ऑलरेडी पता है, क्या होता है जब हम एक बॉडी में से दूसरी बॉडी कट आउट करके निकाल लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस इजी भी है, एट द सेम टाइम्स उनके ऑप्शन इतने खतरनाक दिखते हैं कि ज्यादातर लोग उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो एक स्क्वायर में से एक सर्कल कट कर लिया, एक सर्कल में से एक छोटा सर्कल कट कर लिया, इस तरह की चीजें, तो वो देखना है और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पर थोड़ी बात करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। पहली क्लास देख लेना अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने में कोई भी दिक्कत हो तुमको। ठीक है, आज बात करते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशंस की। बाद में इसी में एक और टॉपिक आ जाएगा वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें यही मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर डेंसिटी सब जगह अलग अलग होगी, लेकिन वो नीट के लिए तो यूजलेस ही है, तो उसको मैं अलग वीडियो में रखूंगा, उसको सिर्फ मेंस और एडवांस के बच्चों को देखना होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैंने समझाने की कोशिश करी। ऐसा सिस्टम जिसमें मास जो है वो एक पॉइंट पर नहीं रखा है बल्कि एक फिक्स्ड लेंथ पर फैला हुआ है। दिस इज अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है? अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। सब जगह पर डेंसिटी सेम होनी चाहिए बच्चों अभी। ठीक है, तो सब जगह पर अभी हम डेंसिटी सेम ले रहे हैं, मतलब
सब जगह एक ही मटेरियल का बना है, एक ही थिकनेस का बना है। अगर एक तरफ आयरन और एक तरफ प्लास्टिक कर देंगे तो डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। तो अभी वो केस नहीं लेना है, पहले सिंपल वाला केस लेंगे। तो इस केस में सबको पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिड पॉइंट पर, राइट। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एकदम हाफ डिस्टेंस पर। ये अगर L/2 है तो ये वाली भी L/2 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो इसका प्रूफ देखेंगे हम। इसका प्रूफ समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को इस लेवल पर इतने सिंपल ऑब्जेक्ट का प्रूफ नहीं आता वो इस पूरे चैप्टर में बस डरते रहेंगे। उन्हें ये लगता रहेगा कि सेंटर ऑफ मास आ गया, अरे ये इसमें तो याद करना पड़ता है, इसमें तो बहुत मेहनत है, इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक सेकंड के लिए अज्यूम कर लो अगर ये सिंपल रॉड नहीं होती बल्कि इसकी जगह बहुत सारे मासेस होते, बहुत सारे मासेस होते, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। M1, M2, M3, M4, M10, M12, M15 ऐसे बहुत सारे मासेस होते और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना होता तो तुम क्या करते, तुम हर किसी का x कोऑर्डिनेट लिखते, ठीक है, x1, x2, x10, हर किसी का x कोऑर्डिनेट लिखते, x15 और सबको ऐड कर देते। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता फॉर्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डॉट डॉट डॉट। तो इस चीज को समझो कि अगर तुमने यहां पर ये वाला मास बनाया है तो इसका x कोऑर्डिनेट लेने में एक प्रॉब्लम है कि इसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन का x कोऑर्डिनेट लेना है या एंडिंग वाली पोजीशन का x कोऑर्डिनेट लेना है। तुम बोलोगे सर मिड पॉइंट का लें, तो इसका मतलब तुम अज्यूम कर रहे हो कि इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट है, और वही तो हमको प्रूव करना है कि एक रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट है। तो तुम किसी भी पर्टिकुलर मास का x कोऑर्डिनेट लिखने में प्रॉब्लम फेस करोगे जब तक तुम ये अज्यूम ना करो कि उसका मिड पॉइंट ही उसका सेंटर ऑफ मास है, सारा का सारा मास सेंटर पे ले सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि जो हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं 10-15 पीसेस नहीं करेंगे, हम बहुत थिन, बहुत ह्यूज नंबर में पीसेस करेंगे। तो बोलोगे सर उसका क्या फायदा होगा, उसका बेटा ये फायदा होगा कि अगर मेरा एक पीस इतना पतला होगा, दिखाई दे रहा है इतना पतला, जितना मेरे मार्कर की डेप्थ विड्थ है ना, इससे भी 1,00,000 गुना थिन, तो अगर इससे भी 1,00,000 गुना थिन होगा तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो इतना थिन है कि उसके एक एंड का x कोऑर्डिनेट लिखूं या दूसरे का लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात। उसका x कोऑर्डिनेट x लिख लिया, किसी ने बोला सर इसके अगले वाले का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो तुम बोलो भाई वो भी x के लगभग बराबर ही है, ये इतना थिन है। बच्चों इतना थिन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए टीचर समझाने के लिए हमेशा उसको बोल देते हैं कि इट इज वेरी थिन। वेरी थिन मतलब जितना छोटे से छोटा हो सकता था, तो बहुत छोटा, सबसे छोटा चेंज इन x क्या हो सकता है, dx। तो इसकी विड्थ कितनी ले जाएगी, dx। ओके, तो अब चूंकि इसकी विड्थ इतनी कम है कि इसके एक एंड का मैं x कोऑर्डिनेट लिखूं या दूसरे का x कोऑर्डिनेट लिखूं x प्लस dx, दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम। ओके, तो एक प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई कि हमें जो मासेस कट करने हैं 10-15 नहीं करने हैं, बहुत सारे करने हैं और बहुत थिन थिन मासेस कट करने हैं। तो इस तरह से कट कर लिए। तो अब XCM क्या हो जाएगा, चूंकि इसकी विड्थ बहुत कम है इसका मास भी बहुत कम होगा, तो इसी की जगह क्या फॉर्मूला बन जाएगा, dm1x1 प्लस dm2x2 डॉट 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 डिवाइडेड बाई dm1 प्लस dm2 डॉट डॉट डॉट। तो सारे छोटे छोटे मासेस का उनके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे वहां करते थे, और सारे नीचे छोटे मासेस को ऐड कर देंगे जैसे वहां करते थे। तो इसके बाद किसी ने आइडिया दिया कि सर इसको तो ऐसे भी लिख सकते थे, समेशन dmi xi
I going from 1 to infinity डिवाइड बाई समेशन DMI। कि सर ऊपर मासेस का उनके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके समेशन कर देते हैं और नीचे मासेस का समेशन कर देते हैं, इसको सिग्मा साइन बोलते हैं और इट मींस समेशन। हो सकता है आपने ये पहले ना देखा हो तो कोई बात नहीं, याद कर लेना कि ये जो सिग्मा साइन है ये समेशन का होता है, एडिशन का होता है। समेशन मतलब एडिशन। अब अगर हम चाहे तो चूंकि यहां पर हमें बहुत सारी छोटी छोटी क्वांटिटीज का ह्यूज नंबर में समेशन करना है, तो समेशन का ही दूसरा नाम जो हमने इस क्लास में सीखा है वो है इंटीग्रेशन। तो हम समेशन की जगह क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। तो ऊपर हमको मास के साथ x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है और नीचे सिर्फ मासेस का इंटीग्रेशन करना है, और इससे हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक नया फॉर्मूला निकल के आता है। नया फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि अब से एक्सियम कैलकुलेट करने के लिए अगर डिस्क्रीट मासेस हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर कंटिन्यूस मासेस हैं तो इंटीग्रेशन x इंटू dm डिवाइड बाई इंटीग्रेशन dm। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का भी नया फॉर्मूला आता है, इंटीग्रेशन y इंटू dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। तो इससे डरने का नहीं, ये वही चीज लिखी हुई है पर इनफाइनाइट टाइम्स लिखनी थी तो इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख दी। समझ में आया? अब बस आपको क्या करना है, आपको इस छोटे से मास का dm की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर लिख देता हूं dm कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल यूनिटरी मेथड याद है। L लेंथ का मास अगर m है तो 1 लेंथ का मास m बाई L होगा, तो dx लेंथ का मास कितना होगा बच्चों, m बाई L इंटू dx। इतना सा यूनिटरी मेथड है, इसको समझ लो। ये आ गई इक्वेशन 1 dm की वैल्यू। बस इसको यहां पुट करते ही वी विल गेट दी आंसर। एक्सियम निकालना था, फॉर्मूला था इंटीग्रेशन x इंटू dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। ओके, x को एज इट इज रहने दो, dm की वैल्यू क्या पुट करोगे, m बाई L इंटू dx। और बच्चों जब सारे छोटे छोटे मासेस को ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, टोटल मास। ठीक है, तो इस रॉड का बस टोटल मास और टोटल लेंथ गिवन हो या ना हो अज्यूम करके काम चला सकते हो। ठीक है, स्मॉल m लिख रहा हूँ, टोटल मास है ये स्मॉल m, टोटल लेंथ है L, टोटल मास dm के सारे मासेस ऐड कर दिए तो टोटल मास m। और ये 2 पैसे का इंटीग्रेशन है, इससे क्या डरना तुमको, m से m कट जाएगा, दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा m बाई L। ठीक है, नीचे है m और इंटीग्रेशन x dx, इससे क्यों डरना है। ठीक है, x dx का इंटीग्रेशन तो पहला ही इंटीग्रेशन सिखाते हैं। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, उधर m से m कट गया, 1 बाई L इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा सोचो, x सारे मासेस को कवर करना है तो सबसे पहले x को 0 रखेंगे तो ये वाला कवर होगा, और लास्ट में x की वैल्यू L रखेंगे तो ये वाला कवर होगा। x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, सारे मासेस कवर होते जाएंगे, सबका मास उनके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते जाएंगे। तो x की लिमिट 0 टू L कितना आ गया, 1 बाई L इंटू L स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू L बाई 2। बोलते सर ये तो हमें पहले ही पता था। हाँ तुम्हें पता था, लेकिन अब तुम्हें ये पता है कि ये कहाँ से आया, कि रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे ही क्यों होता है। ठीक है, तो ये सीखना मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है सबके लिए। इससे आपको एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होता है, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। और जितने लोग इस प्रूफ को खुद से करेंगे उनको कई सारे दूसरे टॉपिक्स में इंटीग्रेशन का डर खत्म होने लग जाएगा। ये डर ही है जो आधे से ज़्यादा लोगों की नीट और जेई रोक दे रहा है। ठीक है, तुम्हारे जैसे बच्चे ही सीखते हैं, समझते हैं, अच्छे से
इन स्टेप्स को देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि इससे ये लिखा, इससे ये लिखा और इससे ये लिखा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इससे सेंटर ऑफ मास तो रॉड का L/2 सबको पता है, लेकिन इंटीग्रेशन का मीनिंग किसी को नहीं पता, और मीनिंग जिसको समझ में आया ना उसको फिर आसान लगने लगती है चीज़ें। तो इसको नोट डाउन करो, इसको स्किप मत करना, ओके। वैसे इसके बिना भी क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा ही दूंगा, लेकिन फिर भी आई वॉन्ट यू टू नोट इट डाउन। तो बच्चों देयर आर मैनी क्वांटिटीज, मैनी ऑब्जेक्ट्स जो इतने सिमेट्रिकल हैं कि आप उनका सेंटर ऑफ मास देख के ही बता सकते हो। तो ऐसा है कि रॉड का जैसे हमने प्रूफ सीखा, बाकी सबके भी प्रूफ है, ठीक है, लेकिन करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वही है कि टाइम बचाना है, हमको टाइम बचाना है। जैसे आपको रॉड का सेंटर ऑफ मास हमने प्रूव करके दिया कि वो कहां पर होता है, एट द मिड पॉइंट। दिस इज द सेंटर ऑफ मास एंड इट इज एट द मिड पॉइंट। तो ये आप मिड पॉइंट कब तक यूज कर सकते हो? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होने चाहिए, ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटीज, डेंसिटी उनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जब भी डेंसिटी वेरिएबल देंगे तो वेरिएबल मास डेंसिटी वाले क्वेश्चन जो होंगे, तब रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर नहीं आएगा, ओके। तो अभी के लिए आप याद रख सकते हो, याद क्या मतलब आपको पता ही है, कॉमन सेंस से पता है कि रॉड अगर पूरी एक जैसी डेंसिटी की है तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होगा। आर एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर से मेरा मतलब है जैसे रिंग है, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, पूरी जगह सेम मटेरियल की है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर होगा। अगर डिस्क है या स्फीयर है तो उनका भी सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सेंटर पे होगा। अगर कोई रेक्टेंगुलर शीट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है तो जहां पर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका कुछ सेंटर तो नहीं होता, पर जहां पर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वहां पर इनका सेंटर ऑफ मास होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब जो सिमेट्रिकली आपको मिड पॉइंट दिखाई दे। स्क्वायर के भी दोनों डायगोनल जहां पे बाइसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास होगा। और ये एक सिलेंडर बनाया मैंने, सिलेंडर में आधी हाइट पर, मतलब टोटल हाइट अगर h है तो उस नीचे से h/2 पर एकदम जो सेंटर में पॉइंट होगा वहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये कुछ कॉमन बॉडीज हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इन पे ये नहीं पूछेंगे कि एक रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, या एक डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि एक डिस्क में से एक छोटी सी डिस्क कट कर ली तो बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। ये नीट में भी पूछा जाता है, ठीक है, पहले भी पूछा जा चुका है। एक स्क्वायर प्लेट है, उसमें से एक छोटी सी डिस्क कट कर ली तो बचे हुए का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। या फिर बहुत ही सिंपल केस कि एक स्क्वायर प्लेट है और उसके सामने एक सर्कुलर प्लेट रख दी, और अब बताइए कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इंडिविजुअली उनका सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर पे होता है। इसको फटाफट ड्रॉ कर लो तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। आप पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो फटाफट, उससे हमको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं पहले देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे हिसाब से वो जरूर समझ में आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, ठीक है, या उसी को एग्जाम्पल 1 लिख लेंगे। तो ये तो नोट डाउन किया ही नहीं होगा आपने, आई होप, ठीक है। एक एक करके तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, देयर इज अ स्क्वायर प्लेट और उसके जस्ट आगे एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, जस्ट आगे एक सर्कुलर प्लेट है। स्क्वायर की साइड लेंथ दी हुई है L, और सर्कल की रेडियस जो है वो हम L के टर्म्स में निकाल सकते हैं। जैसे शेप इस तरह से बनी हुई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सर्कल का डायमीटर यानी 2r किसके बराबर है, L के। तो हम r की वैल्यू L के टर्म्स में लिख सकते हैं, r = L/2।
2, जो रेडियस है वो इस पूरे लेंथ का आधा होगा। तो एनीवे ये गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन है बोथ प्लेट्स, एक स्क्वायर एंड दूसरा सर्कुलर, आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड थिकनेस। ओके, दोनों सेम मटेरियल के हैं, सेम थिकनेस के हैं। अब पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जिस पॉइंट पर ये टच में आ रहे हैं, इस पॉइंट पर, इससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है आप उसको ओरिजिन मान लो। पहला रूल, पहला काम क्या करोगे, जिस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है उसको ओरिजिन मान लो, ठीक है। और उसको ओरिजिन मान के बाकी ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन लिख दो। मतलब ये जो सर्कुलर प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर, तो उसकी हो गई पोजीशन r,0, r को मैं l/2 बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। और ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, कितना पीछे होगा, -l/2, 0। दोनों का y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, तो हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला है, xcm = m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2। अब तुम ध्यान से देखोगे तो m1 m2 नहीं गिवन होंगे इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। m1 m2 नहीं गिवन है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, m1 m2 का रेशियो निकाल सकते हो। बच्चों किसी भी चीज का मास जो है वो किस पर डिपेंड करता है, उनकी डेंसिटीज पर और उनके वॉल्यूम पर। ρ1 v1 अपॉन ρ2 v2, किसी भी चीज का मास डेंसिटी और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो यहां पर क्या बोला है, सेम मटेरियल, तो ρ1 किसके बराबर हो गया, ρ2 के, तो उसको कैंसिल आउट कर दिया। अगर डिफरेंट मटेरियल दिया होता तो उसकी चिंता करते, ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, उसकी एरिया इंटू उसकी थिकनेस, तो A2 T2 और A1 T1। लेकिन क्या बोला है, सेम थिकनेस, तो सेम थिकनेस मतलब T1 बराबर T2 दिया है, तो क्या आ गया, A1/A2। मैं तो बच्चों को कई बार सिखाता हूं कि अगर 2D ऑब्जेक्ट्स है तो मास का रेशियो एरिया के रेशियो में आएगा, लेकिन उसमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सेम मटेरियल है और सेम थिकनेस है। तो 2D ऑब्जेक्ट्स का मास का रेशियो एरिया के रेशियो में आता है अगर इजी क्वेश्चन है, सेम थिकनेस मटेरियल है। तो एरिया, इसको मैं 1 बोल रहा हूं और इसको 2 बोल रहा हूं, तो 1 का एरिया होगा l² और 2 का एरिया होगा πr²। अब यहां पर और कंफ्यूजन नहीं करते हैं, l को पुट कर सकते हैं 2r, तो 2r का स्क्वायर अपॉन πr², ये हो जाएगा बच्चों 4/π। आपने मासेस का रेशियो निकाल लिया। अब ये रेशियो है तो मुझे m1 को लेना चाहिए 4m और m2 को लेना चाहिए πm, पर मैंने विद एक्सपीरियंस सीखा है कि तुम m1 को सीधे सीधे 4 और m2 को सीधे सीधे पाई पुट कर दोगे तो भी तुम्हारा आंसर सेम आ जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह m1 m2 है, तो वो रेशियो है और वो कटना है। तो चाहो तो एक बार mm पुट करके देख लो, लेकिन बिलीव मी वो हमेशा कैंसिल आउट होगा। चलो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे इजी रास्ता सिखाना है तुमको। तो m1 को मैं 4 पुट कर रहा हूँ, x1 कितना है, -l/2, प्लस m2 को मैं पाई पुट कर रहा हूँ, m1/m2 आया था कितना, 4/π। m2 को मैं पाई पुट कर रहा हूँ और x2 को कितना पुट करूंगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, r, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इसके आंसर ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं, -2l + πr
डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। अब ये एल का कन्फ्यूज़न हटा के एल की जगह 2r पुट कर रहा हूँ, तो -4r प्लस पाई आर डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। बच्चों मैंने क्या पुट कर दिया, l को 2r पुट कर दिया, या r को l/2 भी कर सकते हो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। अब इस चीज़ को समझना कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, पाई -4 इंटू आर अपॉन पाई प्लस 4। बच्चों इसमें ऊपर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, पाई जो है वो 3.14 होता है और 4 बड़ा है पाई से, तो इसको मैं -4 माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई इंटू आर लिख रहा हूँ। और सर ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि मैंने लिख दिया माइनस सम पॉजिटिव नंबर इंटू आर, उससे मुझे पता है कि ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है। पता होने से क्या फ़ायदा होता है, पता होने से बस इतना फ़ायदा होता है कि मुझे ये अंदाज़ा है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आया है, सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ होगा, स्लाइटली पीछे की तरफ। कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, 4 माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई इंटू आर, उसका कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव, लेकिन दूरी कितनी होगी, दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दूरी अगर कोई पूछेगा तो हम बताएंगे 4 माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई। सबको समझ में आया? ऐसे भी समझ में आना चाहिए कि पीछे की बॉडी ज़्यादा मासिव है एज कम्पेयर टू आगे की बॉडी, तो सेंटर ऑफ मास पीछे होने का चांस ज़्यादा है। डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, पर डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। फटाफट इसको नोट डाउन करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत कंफर्टेबली सॉल्व करना सीखना है आपको, बहुत ही कंफर्टेबली। वो कैसे सीखोगे, 2 बार खुद से सॉल्व करो, एक बार देखना पड़ेगा और दूसरी बार देखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें बहुत वैरायटी नहीं पूछ सकते ये लोग, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर प्लेट, रिंग, इतने ही सब हैं एग्जाम्पल, और कुछ नया नहीं आएगा, तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, दूसरा केस जो मुझे सिखाना है कि जब एक सर्कुलर प्लेट में से एक छोटी सर्कुलर प्लेट कट कर ली, तो बचे हुए का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो पहले तो ये बताओ कि अगर आगे के पोर्शन में से सर्कुलर प्लेट कट की है, तो सेंटर ऑफ मास पहले तो सेंटर पे था जब ये पूरी डिस्क थी, तो अब सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। मतलब आगे के पोर्शन में से हमने एक हिस्सा निकाल लिया, कट करके निकाल लिया, तो बचे हुए का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही रहेगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा या आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर आगे मास को हमने कम कर दिया तो सेंटर ऑफ मास पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी यही है कि एक छोटी सी डिस्क जिसकी रेडियस r/2 है, वो एक बड़ी डिस्क जिसकी रेडियस r है उसमें से कट कर ली, सिमेट्रिकली कट किया है एकदम, अभी उसके सेंटर से वो जस्ट पास हो रही है, ये सेंटर था। ठीक है, तो सेंटर से जस्ट पास हो रही है, तो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डिस्क। ठीक है, तो बच्चों अगर एक पोर्शन में से दूसरा कट आउट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो जब 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है XCM इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर एक में से दूसरे को कट किया जाए तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर देंगे, m1x1 माइनस m2x2 कर देंगे डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। क्यों? क्योंकि मास को ऐड नहीं किया है, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। 2 चीज़ें जोड़ते हैं तो सेंटर ऑफ मास इससे निकालते हैं, अगर एक में से दूसरी चीज़ को काट के बाहर निकाला है तो सेंटर ऑफ मास सेकेंड फार्मूले से निकालते हैं। इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ है, पर आई थिंक ऐसे ही याद रहेगा। ऐड करने में ऊपर भी एडिशन, नीचे भी एडिशन, सब्ट्रैक्ट करने में नीचे ऊपर नीचे सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ पाओ कि m1 क्या है। m1 है बच्चों द होल डिस्क जो पहले रही होगी, जिसकी रेडियस कितनी थी r, द होल डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, उसके सेंटर पर, और उसमें से माइनस करना है किसको, छोटी वाली डिस्क जिसको कट किया है। ठीक है, इसको बोलेंगे m2।
और कोऑर्डिनेट्स लिखते टाइम अपनी ओरिजिन सेम रखनी है। ओरिजिन मतलब इस सिस्टम में ओरिजिन आप कहाँ मानने वाले हो। मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट इसके ओरिजिनल सेंटर को ही ओरिजिन लेना चाहेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिखना बहुत आसान है। तो ओरिजिन इस केस में कहाँ पर है, यहाँ पर, और इस केस में ओरिजिन, इसके लिए ओरिजिन कहाँ पर है, इसके सेंटर पर नहीं है, ये बस ध्यान रखना, इसके एंड पॉइंट पे ओरिजिन है, ठीक है। तो ये काम करना है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। ओरिजिन बड़े वाले डिस्क के सेंटर पर है, पर छोटे वाले डिस्क के जिसको कट आउट किया है उसके पहले वाले एंड पॉइंट पर है। तो ऐसे है ओरिजिन। समझ में आई बात, ठीक है। तो हमको क्या करना है, m1x1 प्लस माइनस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमको m1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, ये तो खुद ही ओरिजिन पे बैठा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट है 0 माइनस m2, इसका सेंटर कहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो तुम देखो ध्यान से, इसकी रेडियस है r/2, छोटे वाले का। तो छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर, r/2। तो m2 इंटू r/2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से धैर्य से सोचो कि सर ने क्या लिखा है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, ठीक है। जहाँ पर इसका बड़ी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए था वहीं पर ओरिजिन ले लिया, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। छोटी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पर होगा, तो उसको वहां पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दोनों के अलग अलग सेंटर ऑफ मास पता थे, तो हमने पूरे कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक काम रहता है क्या, कि m1 m2 का रेशियो कहां से लाएंगे, तो m1/m2 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। m1/m2 कैसे निकालेंगे हम, पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r/2 का होल स्क्वायर। बोलते सर इस बार आपने डायरेक्ट मासेस का रेशियो किससे निकाल लिया, एरियाज के रेशियो से। हाँ बेटा, एक में से ही दूसरे को कट किया है तो डेंसिटी और थिकनेस सब सेम ही होगी। तो 2D ऑब्जेक्ट का मास रेशियो हम एरिया के रेशियो से निकाल सकते हैं। ये आ गया 4:1। मेरी क्या आदत है, मैं m1 को 4 पुट कर दूंगा और m2 को 1 पुट कर दूंगा। आंसर आया -r/6। नेगेटिव आया मतलब जहां पर हमने ओरिजिन मानी है उससे थोड़ा सा पीछे, यहां पर है सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हो, ओरिजिनली इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां था, उसका यहां था, इसमें से इसको माइनस किया तो सेंटर ऑफ मास यहां पर आया। ओके, तो मुझे नहीं लगता ये इतना टफ है जितना लोग इससे डरते हैं। तो प्लीज इसको कॉपी तो करो ही, और फिर एक बार इसको खुद से भी सॉल्व करो, ठीक है, बिना देखे खुद से सॉल्व करो, ठीक है। इससे अगला वाला थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग क्या है, उसमें जो रिजल्ट आते हैं वो इतने वाहियात दिखाई देते हैं कि लोग ऑप्शन देख के आगे बढ़ जाते हैं कि ये नहीं होगा हमसे, जबकि है वो इतना ही आसान, ठीक है। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं लूँगा वो मैं लूँगा कि मेरे को एक बड़े ऑब्जेक्ट में से एक छोटा ऑब्जेक्ट हटाना है, लेकिन सिमेट्रिकली नहीं हटाना है। स्क्वायर में से स्क्वायर नहीं कट करना चाह रहा, स्क्वायर में से सर्कल कट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर में से सर्कल कट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अब इतनी स्क्वायर प्लेट अभी भी रखी है, पर बाकी का वो छोटा सा पोर्शन कट करके निकाल लिया। और अब पूछ लिया कैलकुलेट शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास व्हेन अ स्मॉल डिस्क is cut out of the rectangular plate। रेक्टेंगुलर प्लेट में से छोटी सी डिस्क कट आउट करी है। बच्चों एकदम सिमेट्रिकली कट आउट कर रहा हूं, बट नॉट एट द सेंटर, मतलब यहां पर नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे ड्रॉ करके बताना चाहिए कि भाई
ठीक है, मुझे लेंथ वगैरह की वैल्यू देने के लिए फिगर में ही लिख देते हैं, कोई बताता नहीं अलग से। ये टोटल लेंथ अगर L है तो ये वाली लेंथ है L/2, ये वाली लेंथ है L/2। इससे आपको छोटी डिस्क की रेडियस मिल जाएगी, ये वाली लेंथ टोटल है L। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी L/2 L/2 इस तरह से है। स्क्वायर में से छोटी सी सर्कुलर डिस्क कट करिए। अब पूछा है शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि जब कटआउट नहीं किया था तब सेंटर ऑफ मास कहाँ था? जब कटआउट नहीं किया होगा तो ये कैसी दिखेगी? पूरी स्क्वायर प्लेट दिखाई देगी। तो पूरी स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहा होगा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो इसको ओरिजिन लो। देखो, अगर क्वेश्चन में ही कोई और पॉइंट ओरिजिन दिया है तब तो कुछ नहीं कर सकते, पर जब तक तुम्हारी चॉइस है, टेक द इजीएस्ट पॉसिबल वे आउट। इजीएस्ट पॉसिबल मतलब इसका तो कोऑर्डिनेट 0 ही कर दिया हमने, इसको तो ओरिजिन पे ही कर दिया। तो ये तो 0,0 पर है इसका सेंटर ऑफ मास, और इसमें से हमने जो माइनस करना है वो करना है ये वाली डिस्क। ठीक है, इसके लिए भी ओरिजिन सेम ही रखनी है। ठीक है, इसमें से ये माइनस करना है और ये ओरिजिन है। तो बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? ध्यान से देखना, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इसकी रेडियस अगर पता चल जाए तो R आगे और ओरिजिन से R ऊपर, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा R, R पे। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट भी अलग है और वाई कोऑर्डिनेट भी अलग है। इसमें से ये माइनस किया गया है, समझ में आ रहा है सबको? इसमें से ये माइनस किया गया है। तो दो काम करने हैं हमको, पहले तो एक को m1 मान लो, एक को m2 मान लो, और क्या कैलकुलेट कर लो? m1/m2। ठीक है, m1/m2। m1 कितना होगा? L स्क्वायर, स्क्वायर है, और m2 सर्किल का एरिया होता है πr²। ठीक है, दूसरी चीज, ये रेडियस निकालनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पर देखो, ये रेडियस है, और रेडियस जो है वो L/2 का भी आधा है, या ऐसे समझ लो कि जो डायमीटर है वो L/2 के बराबर है। तो वी कैन राइट कि डायमीटर किसके बराबर है? L/2 के बराबर। तो R की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? L/4, या बेटर होगा L की वैल्यू क्या पुट कर दे? 4R। तो ये हो गया 4R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई πr²। तो बच्चों रेशियो आ रहा है 16:π। पता है 3-4 ही रेशियो है, 4:π, 16:π, 8:π, इनमें से ही कुछ आता है। और अगर दोनों की शेप सेम है, सर्कल सर्कल, तो 1:4, 1:8 ऐसे ही आंसर आता है। ठीक है, तो 2-4 एग्जाम्पल करो, खत्म हो जाएगी कहानी है। ठीक है, अब m1 m2 का रेशियो मिल गया। अब क्या फॉर्मूला? एक ही तो फॉर्मूला है, एक्सियम इज इक्वल्स टू m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। m1 कितना है? 16, x1 कितना है? 0, m2 कितना है? पाई, x2 कितना है? r, m1 16, m2 पाई। बच्चों आंसर आया -πr अपॉन 16 माइनस पाई। तो जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। ओके, अगर आप कैलकुलेशन करोगे, और तुमको खुद से करनी चाहिए, तो YCM की वैल्यू भी सेम ही आएगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी r ही है। तो -πr अपॉन 16 माइनस पाई। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट जो आए हैं वो आए हैं -a, -a। बोलते सर ये a कहाँ से आ गया? अरे भाई इसको शॉर्ट में a लिख दिया। तो -a, -a कहाँ पर जाएंगे कोऑर्डिनेट्स? अगर ये ओरिजिन है तो -a, -a मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आया है, और इसकी ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से दूरी कितनी होगी? अगर ये भी -a है और ये भी -a है, तो दूरी होगी √2a। तो ये लास्ट स्टेप मत भूलना। ठीक है, डिस्टेंस, उसको क्या मानूं मैं? इस डिस्टेंस को क्या मानूं? r लिखूं? नहीं, r नहीं, मैं ये लिख देता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन क्या था? ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, ओरिजिनली सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है √2a। समझ में आया? तो यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए जो टफेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने करा दिए।
इस तरह से एक में से दूसरे को कट करना या एक में दूसरे को ऐड करने पर क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे नीट लेवल तक पूछे जा सकते हैं। जेई के लिए जो है, ठीक है, उसमें सिमेट्रिकल बॉडीज नहीं होंगी, हाफ रिंग, हाफ डिस्क, हाफ स्फीयर, हाफ कोन, इस तरह की चीजें रहेंगी। तो हर चीज को आधा करते जाओ तो सिमेट्री खराब हो गई ना, ठीक है। मतलब रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, पर अगर आधी रिंग कर दे तो अब सेंटर ऑफ मास यहां पर नहीं होगा, अब सेंटर ऑफ मास यहां से थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि नीचे तो मास ही नहीं है ना, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा, नीचे की आधी रिंग काट दी तो वो सारे जेई मेंस एडवांस वालों के लिए तो सब चाहिए ही उनको, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है।